दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी एक बैटलशिप लगती है, पर असल में ये एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुकी है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5,000 से ज्यादा लोग रहते थे और ना सिर्फ जापान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ अपार्टमेंट्स मौजूद थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इसमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ रहने वाले लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए हैं। यहाँ कभी स्कूल्स थे जहाँ बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, स्विमिंग पूल, टाउन हॉल, हॉस्पिटल, शॉप्स और सिनेमा। यहाँ वो सब फैसिलिटीज मौजूद थीं जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज ये पूरा का पूरा आइलैंड किसी वीरान घोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों? यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से कोई भी आज यहाँ नहीं रहता। यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोक रखा था? नाजरीन, इस आइलैंड को हाशिमा कहा जाता है जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल बैटलशिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड मौजूद हैं जिनमें आबादी नहीं है, लेकिन हाशिमा की आबादी उनसे काफी अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड उससे काफी हरे भरे हैं, लेकिन हाशिमा आइलैंड समंदर से उभरा हुआ एक बड़ा सा पत्थर है जहां पर प्लांटेशन ना होने के बराबर है। हाशिमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और उसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 साल की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम में से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज इंडिया को 1 महीने और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। सन 1800 में हाशिमा से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत का पता नहीं था, लेकिन फिर कोहिता नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज का पता चल गया। उस दिन के बाद टाकाशिमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक स्टॉप ओवरबोर्ड था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप रुकती थी। वेस्टर्न कंट्रीज, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप को स्टीम इंजन में तब्दील कर रही थी, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप नागासाकी आइलैंड पर आकर रुकती थी तो उनको रिफिल करने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी और ये कोयला नागासाकी आइलैंड से लेकर टाकाशिमा आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई और आइलैंड के लोग उसको बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे, देखते ही देखते टाकाशिमा आइलैंड से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड का रुख किया और जिसमें हाशिमा वाहिद आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा कोयला था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए ओल्ड स्कूल तरीके का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें ज्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई कोल की डिमांड को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल नाकाफी था। इसीलिए 19वीं सदी में मित्सुबिशी ने हाशिमा आइलैंड को खरीद लिया। उस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी जिसने हाशिमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ वर्कर के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समंदर की लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाया। यही वजह है कि ये आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहाँ 3,000 वर्कर काम करते थे जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। हाशिमा आइलैंड के छोटे साइज की वजह से यहाँ रहने की जगह बहुत कम थी। मजीद मित्सुबिशी ने यहाँ कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ रह सकें। ये उस वक्त जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ये फिर भी वर्कर के रहने के लिए छोटी थी। उसके बाद इस आइलैंड पर वर्कर की तादाद और बढ़ती गई
और मित्सुबिशी भी यहाँ मजीद कम्प्लेक्स बनाता चला गया और उसके साथ साथ वर्कर के बच्चों के स्कूल, एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए गए। 1941 में हाशिमा आइलैंड की सालाना प्रोडक्शन 4,10,000 टन तक जा पहुंची, जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही 15.5 एकड़ का था। अगर हम सिंपल करें तो यहाँ 1 एकड़ में 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि चाइना, जहाँ की पॉपुलेशन 84 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से उस वक्त हाशिमा आइलैंड पर 335 लोग 1 एकड़ में रहते थे। जो वर्कर्स यहाँ पर रहते थे, उनका कहना है कि एक कमरे में 3 वर्कर्स रहते थे, लेकिन उसमें जगह सिर्फ 2 वर्कर के सोने की थी और तीसरे वर्कर्स को कबर्ड में सोना पड़ता था। माइन की बात की जाए तो वो हाशिमा आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे खोद कर बनाई गई थी, जहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री था और 95% ह्यूमिडिटी होती थी। इस हार्ड कंडीशन में वर्कर का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हाशिमा आइलैंड को कोल माइनिंग में काम करने के दौरान कई वर्कर की जान भी जा चुकी थी। यहाँ तक कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। और इसी वजह से वर्ल्ड वार 2 के बाद जापानीज का तख्त उल्टा दिया गया था। तो अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए जापान में हाशिमा आइलैंड पर वर्कर के लिए कई फैसिलिटीज भी बनाई, जिसमें सिनेमा, जिम्स, स्कूल और एंटरटेनमेंट सेंटर, और ये तमाम फैसिलिटीज वर्कर के लिए फ्री रखी गई थी। लेकिन उसके लिए वर्कर को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बटाना पड़ता था। यहाँ पीने का साफ पानी जापान से लाया जाता था और उसके लिए समंदर के अंदर वाटर लाइंस बिछाई गई, जो लैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960 में हाशिमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को उससे काफी फायदा भी हो रहा था, क्योंकि दुनिया में ये वो वक्त था जब कोल इंजन का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदा करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता माइंस बंद होना शुरू हो गई। हाशिमा आइलैंड पर वैसे भी कोल माइनिंग मुश्किल थी और एक तो ये मेन लाइन से कटा हुआ था और साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन तूफान की वजह से ये वॉल टूट जाती थी, जिसमें इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब वजूहात की वजह से हाशिमा कोल माइनिंग अब प्रॉफिटेबल नहीं रही। 1970 में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया या उनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज में एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में ऑफिशियली हाशिमा आइलैंड को बंद कर दिया गया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर रातों रात आइलैंड को छोड़कर चले गए। इस आइलैंड की हिस्ट्री में पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई थी, लेकिन ये सारी यादें उन्हें यहाँ छोड़कर जाना पड़ा। आज आइलैंड साउथ चाइना सी में एक भूला हुआ खंडर का मंजर पेश करता है और ये घोस्ट टाउन की शक्ल में काफी फेमस भी हो गया, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो खंडरात के शौकीन हैं। 2005 में ऑफिशियली इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया और कई बार यहाँ बिल्डिंग की रिपेयरिंग की कोशिश की, लेकिन इनका कंक्रीट काफी गल सड़ चुका है और हार्श कंडीशन में काम करना पॉसिबल नहीं था। 2011 में जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल के ट्रेलर को भी यहाँ पर शूट किया गया था। 2009 में जापान ने इस आइलैंड को यूनेस्को में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज ने इसको सपोर्ट नहीं किया। उनका कहना था कि ये उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंग्स का खिलवाड़ है। आखिरकार उनका कॉम्प्रोमाइज इस बात पर हुआ कि जापान यहाँ 1940 में फोर्स लेबर को एक्सेप्ट करेगा और हेरिटेज साइट्स में इसका जिक्र भी किया जाएगा।